मीना मरे की डायरी। उसी दिन रात 11 बजे। ओह, मैं कितनी थक गई हूं। अगर मैंने अपनी डायरी लिखने को अपना कर्तव्य न बना लिया होता तो आज रात इसे खोलने की भी हिम्मत नहीं करती। हमने बहुत सुंदर सैर की। कुछ देर बाद लूसी का मन भी प्रसन्न हो गया। मेरा ख्याल है कि इसका कारण वे प्यारी गाय थी जो प्रकाश स्तंभ के पास एक खेत में हमारे पास नाक सटाती हुई आ गई थी और उन्होंने हमारे होश उड़ा दिए थे। मुझे लगता है कि उस समय हम सब कुछ भूल गए थे सिवाय अपने व्यक्तिगत डर के। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे उस घटना ने हमारे मन की सारी पुरानी परेशानियां मिटा दी हों और हमें एक नई शुरुआत दे दी हो। हमने रॉबिन हुड्स बे में एक छोटे से पुराने ढंग के प्यारे सराय में बहुत अच्छा भरपेट खाना खाया। वहां समुद्र की ओर निकली हुई एक बड़ी खिड़की थी जिसके ठीक नीचे समुद्री घास से ढकी हुई चट्टानें थी। मुझे लगता है कि अगर नई महिला के विचारों वाली लेखिकाएं हमें इतनी भूख से खाते हुए देखती तो वे अवश्य चौंक जाती। पुरुषों में अधिक सहनशीलता होती है, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे। इसके बाद हम घर की ओर चल पड़े। रास्ते में कई बार, या यूं कहूं कि बहुत बार, रुककर आराम करना पड़ा। हमारे दिलों में जंगली साड़ों का लगातार डर समाया हुआ था। लूसी सचमुच बहुत थक गई थी और हमारा इरादा था कि जितनी जल्दी हो सके चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाए। लेकिन तभी युवा पादरी आ गए और श्रीमती वेस्टनरा ने उनसे रात का खाना खाने के लिए रुकने का आग्रह किया। लूसी और मैंने उस धूल भरे मिलर के साथ भी खूब संघर्ष किया। मेरी ओर से तो यह सचमुच एक कठिन लड़ाई थी और मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस मामले में काफी वीर साबित हुई। मेरा विचार है कि किसी दिन सभी बिशपों को एक साथ बैठकर ऐसे पादरियों की एक नई नस्ल तैयार करने के बारे में सोचना चाहिए जो कितनी भी जिद की जाए रात का खाना खाने के लिए रुके ही नहीं और ये समझ सकें कि लड़कियां कब थक चुकी हैं। लूसी सो रही है और धीरे धीरे सांस ले रही है। उसके गालों पर आज सामान्य से अधिक रंग है और वो कितनी प्यारी लग रही है। अगर श्री होल्मवुड केवल बैठक में उसे देखकर ही उसके प्रेम में पड़ गए थे तो मैं सोचती हूं कि अगर वे उसे अभी इस अवस्था में देखते तो क्या कहते। नई महिला के विचारों वाली कुछ लेखिकाएं किसी दिन ये विचार भी सामने ला सकती हैं कि पुरुषों और स्त्रियों को विवाह का प्रस्ताव देने या स्वीकार करने से पहले एक दूसरे को सोते हुए देखने की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन मेरा अनुमान है कि भविष्य में नई महिला खुद किसी पुरुष का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए झुकने वाली नहीं होगी। वो स्वयं ही विवाह का प्रस्ताव देगी और तब वो कितना अच्छा तमाशा होगा। इस विचार से मुझे थोड़ी सांत्वना मिलती है। आज रात मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी प्यारी लूसी पहले से बेहतर लग रही है। मुझे सचमुच विश्वास है कि अब उसकी हालत सुधरने लगी है और उसके सपनों से जुड़ी परेशानियां पीछे छूट गई है। अगर मुझे केवल यह पता चल जाता कि जोनाथन, ईश्वर उसे आशीर्वाद दें और उसकी रक्षा करें। 11 अगस्त। फिर से डायरी। अब नींद नहीं आ रही इसलिए मैं लिख ही सकती हूं। मैं इतनी व्याकुल हूं कि सो नहीं पा रही। हमारे साथ एक ऐसा रोमांचक और भयावह अनुभव हुआ है जिसे याद करके ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डायरी बंद करते ही मैं सो गई थी। अचानक मेरी आंखें पूरी तरह खुल गई और मैं उठकर बैठ गई। मेरे भीतर एक भयानक डर था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चारों ओर किसी तरह का खालीपन हो। कमरा अंधेरा था इसलिए मैं लूसी का बिस्तर नहीं देख सकती थी। मैं दबे पांव उसके पास गई और हाथ बढ़ाकर उसे टटोलने लगी। बिस्तर खाली था। मैंने माचिस जलाई और देखा कि कमरे में लूसी नहीं थी। दरवाजा बंद था लेकिन उसमें ताला नहीं लगा था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उसे छोड़ा था। मैं उसकी मां को जगाने से डर रही थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत सामान्य से भी अधिक खराब थी। इसलिए मैंने जल्दी से कुछ कपड़े पहने और लूसी को खोजने के लिए तैयार हो गई। कमरे से बाहर निकलते समय मेरे मन में अचानक विचार आया कि शायद लूसी ने सोते सोते बाहर जाने की कोशिश की होगी और उसके पहने हुए कपड़े मुझे उसके इरादे का कोई संकेत दे सकते हैं। अगर उसका गाउन गायब होता तो इसका मतलब होता कि वो घर में कहीं है और अगर उसका दिन वाला कपड़ा गायब होता तो शायद वो बाहर गई है। लेकिन गाउन और दिन वाला कपड़ा दोनों अपनी जगह पर थे। ईश्वर का शुक्र है, मैंने खुद से कहा, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती क्योंकि उसने केवल अपनी रात की पोशाक पहनी हुई है। मैं सीढ़ियों से नीचे भागी और बैठक में देखा, वहां नहीं थी। फिर मैंने घर के बाकी सभी कमरों में उसे खोजा। जैसे जैसे मैं हर कमरे में उसे खोजती गई और वो कहीं नहीं मिली, मेरे हृदय में भय बढ़ता गया। अंततः मैं मुख्य दरवाजे तक पहुंची और पाया कि वो खुला हुआ था। पूरी तरह खुला नहीं था, लेकिन दरवाजे की कुंडी ठीक से लगी नहीं थी। घर के लोग हर रात दरवाजे को सावधानी से बंद करते थे, इसलिए मुझे डर हुआ
कि लूसी उसी हालत में घर से बाहर निकल गई होगी। उस समय यह सोचने का कोई अवसर नहीं था कि आगे क्या हो सकता है। एक अस्पष्ट, अत्यधिक भय ने मेरे मन पर ऐसा अधिकार कर लिया था कि मैं किसी और बात पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। मैंने एक बड़ा और भारी शॉल उठाया और बाहर भाग गई। जब मैं क्रेसेंट पहुंची तब घड़ी में 1 बज रहा था और सड़क पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मैं नॉर्थ टेरेस से होकर दौड़ी, लेकिन मुझे वो सफेद आकृति कहीं दिखाई नहीं दी जिसकी मुझे आशंका थी। वेस्ट क्लिफ के उस किनारे पर पहुंचकर, जो घाट के ऊपर था, मैंने बंदरगाह के पार ईस्ट क्लिफ की ओर देखा। मेरे मन में उम्मीद थी, या शायद डर, मैं स्वयं नहीं जानती, कि कहीं हमारी पसंदीदा सीट पर लूसी दिखाई न दे जाए। आसमान में चमकता हुआ पूरा चांद था। भारी काले बादल तेजी से उसके सामने से गुजर रहे थे और उनकी वजह से पूरा दृश्य कभी उजाले तो कभी अंधेरे में बदल रहा था, मानो किसी रंगमंच पर प्रकाश और छाया का दृश्य तेजी से बदल रहा हो। 1-2 क्षण के लिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एक बादल की छाया ने सेंट मैरी चर्च और उसके आसपास की पूरी जगह को ढक लिया था। फिर जैसे ही बादल आगे बढ़ा, मुझे एबी के खंडहर दिखाई देने लगे। चांदनी की एक पतली पट्टी, जो तलवार के वार जैसी तेज लग रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी और चर्च तथा उसके कब्रिस्तान को रोशन करने लगी। मेरी उम्मीद या मेरा डर, जो भी था, वो व्यर्थ नहीं गया। वहां हमारी पसंदीदा सीट पर चांद की चांदी जैसी रोशनी एक आधी लेटी हुई आकृति पर पड़ रही थी। वो बर्फ की तरह सफेद दिखाई दे रही थी। बादल इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं देख पाई। लगभग तुरंत ही छाया ने उस रोशनी को ढक लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उस सफेद आकृति के पीछे कोई काली चीज खड़ी थी और उसके ऊपर झुक रही थी। वो क्या था, इंसान या कोई जानवर, मैं समझ नहीं पाई। मैंने दोबारा देखने की प्रतीक्षा नहीं की। मैं तेजी से खड़ी सीढ़ियों से नीचे घाट की ओर भागी और मछली बाजार के रास्ते पुल तक पहुंची। ईस्ट क्लिफ तक पहुंचने का वही एकमात्र रास्ता था। पूरा शहर जैसे मर चुका था। मुझे एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। मुझे इस बात पर राहत हुई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी बेचारी लूसी की हालत देखे। समय और दूरी दोनों अंतहीन लग रहे थे। मेरी घुटनियां कांप रही थी और सांस भारी हो गई थी। मैं एबी की ओर जाने वाली अनगिनत सीढ़ियां चढ़ रही थी। मुझे पता था कि मैं बहुत तेज दौड़ी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों पर सीसा बांध दिया गया हो और मेरे शरीर का हर जोड़ जंग खाकर कठोर हो गया हो। जब मैं लगभग ऊपर पहुंच गई, तब मुझे वो सीट दिखाई देने लगी। अब मैं इतनी पास थी कि बार बार आती जाती छाया के बावजूद उस सफेद आकृति को पहचान सकती थी। अब इसमें कोई संदेह नहीं था। उस आधी लेटी हुई सफेद आकृति के ऊपर कोई लंबी और काली चीज झुकी हुई थी। मैंने डरकर पुकारा, लूसी, लूसी। वो चीज अपना सिर उठाकर मेरी ओर मुड़ी। जहां से मैं खड़ी थी, वहां से मुझे उसका सफेद चेहरा और लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। लूसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं दौड़ती हुई कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार तक पहुंची। जैसे ही मैं अंदर गई, चर्च मेरे और उस सीट के बीच आ गया और लगभग 1 मिनट तक मैं लूसी को देख नहीं सकी। जब वो फिर से मेरी दृष्टि में आई, तब बादल आगे निकल चुका था और चांदनी इतनी चमकीली थी कि सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। लूसी आधी लेटी हुई थी और उसका सिर सीट की पीठ के ऊपर पीछे की ओर झुका हुआ था। वो बिल्कुल अकेली थी। वहां किसी जीवित प्राणी का कोई निशान नहीं था। मैं उसके ऊपर झुकी और देखा कि वो अब भी सो रही थी। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे और वो सामान्य की तरह धीरे धीरे सांस नहीं ले रही थी। उसकी सांसें लंबी और भारी थी, मानो हर सांस के साथ वो अपने फेफड़ों को पूरी तरह हवा से भरने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची, उसने नींद में अपना हाथ उठाया और अपनी रात की पोशाक का कॉलर गले के चारों ओर कसकर खींच लिया, मानो उसे ठंड लग रही हो। मैंने तुरंत गर्म शॉल उसके ऊपर डाल दिया और उसके किनारों को गले के चारों ओर कसकर लपेट दिया। मुझे डर था कि इतनी ठंडी रात की हवा में बिना पूरे कपड़ों के रहने से उसे कोई घातक ठंड न लग जाए। मैं उसे अचानक जगाने से डर रही थी, इसलिए अपने हाथों को काम करने के लिए स्वतंत्र रखने के लिए मैंने शॉल को उसके गले के पास एक बड़ी सेफ्टी पिन से बांध दिया। लेकिन घबराहट में शायद मैं थोड़ी अनाड़ी हो गई थी और मैंने पिन से उसे चुभा दिया। कुछ देर बाद जब उसकी सांसें थोड़ी शांत हुई, तो उसने फिर अपने गले पर हाथ रखा और हल्की कराह निकाली। जब मैंने उसे अच्छी तरह शॉल में लपेट दिया, तो मैंने उसके पैरों में अपने जूते पहना दिए। फिर मैंने बहुत धीरे से उसे जगाने की कोशिश की। शुरुआत में उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे उसकी नींद बेचैन होने लगी। वो कभी कभी कराहती
और आहें भरती। आखिरकार समय तेजी से बीत रहा था और कई अन्य कारणों से भी मैं चाहती थी कि उसे तुरंत घर ले जाऊं। इसलिए मैंने उसे थोड़ा जोर से हिलाया। अंततः उसने अपनी आंखें खोली और जाग गई। मुझे देखकर उसे कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे तुरंत ये समझ नहीं आया था कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। लूसी हमेशा बहुत सुंदर ढंग से जागती है, यहां तक कि उस समय भी जब उसका शरीर ठंड से कांप रहा था और रात के समय बिना कपड़ों के कब्रिस्तान में जागने से उसका मन भयभीत था। उसने अपनी स्वाभाविक गरिमा नहीं खोई। वो थोड़ा कांपी और मुझसे लिपट गई। जब मैंने उससे कहा कि हमें तुरंत घर चलना चाहिए, तो वो बिना एक शब्द कहे उठ खड़ी हुई और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मेरे साथ चलने लगी। रास्ते में कंकड़ मेरे नंगे पैरों में चुभ रहे थे और लूसी ने मुझे दर्द से सिकुड़ते हुए देख लिया। वो रुक गई और जिद करने लगी कि मैं उसके जूते ले लूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। हालांकि जब हम कब्रिस्तान के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे, जहां तूफान के बाद बचा हुआ पानी एक गड्ढे में जमा था, तो मैंने अपने दोनों पैरों पर बारी बारी से कीचड़ लगा लिया। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि अगर रास्ते में हमारी मुलाकात किसी व्यक्ति से हो जाए, तो वो मेरे नंगे पैरों को देखकर ये न समझ सके कि मैं बिना जूतों के बाहर निकली थी। हमारा भाग्य अच्छा था और हम बिना किसी इंसान से मिले घर पहुंच गए। रास्ते में एक बार हमें एक आदमी दिखाई दिया जो शायद पूरी तरह होश में नहीं था। वो हमारे सामने वाली सड़क से गुजर रहा था, लेकिन हम एक दरवाजे के पीछे छिप गए और तब तक वहीं रुके रहे जब तक वो आगे जाकर एक ऐसी संकरी गली में मुड़कर गायब नहीं हो गया जैसी यहां अक्सर दिखाई देती हैं, खड़ी और संकरी छोटी छोटी गलियां, जिन्हें स्कॉटलैंड में विंस कहा जाता है। उस पूरे समय मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कभी कभी मुझे लगा मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगी। मैं लूसी को लेकर बहुत चिंतित थी। मुझे केवल उसकी सेहत की चिंता नहीं थी, कहीं रात की ठंडी हवा में खुले में रहने से उसे कोई नुकसान न हो गया हो, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा की भी चिंता थी। अगर ये बात लोगों तक पहुंच जाती तो न जाने लोग इसके बारे में कैसी कैसी बातें बनाते। जब हम घर पहुंचे तो हमने अपने पैर धोए और फिर साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना की। उसके बाद मैंने लूसी को बिस्तर में सुला दिया। सोने से पहले उसने मुझसे कहा, बल्कि लगभग गिड़गिड़ाते हुए मुझसे विनती की कि मैं उसके रात में नींद में चलने की इस घटना के बारे में किसी को भी कुछ न बताऊं, यहां तक कि उसकी मां को भी नहीं। पहले तो मैं उसे ऐसा वचन देने में हिचकिचाई, लेकिन फिर मैंने उसकी मां की खराब सेहत के बारे में सोचा। अगर उन्हें ऐसी बात का पता चल जाता तो वे चिंता से परेशान हो जाती, और मैंने ये भी सोचा कि अगर ये कहानी किसी तरफ बाहर निकल गई तो लोग इसे तोड़-मरोड़ कर पेश करेंगे, बल्कि निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। इसलिए मुझे लगा कि चुप रहना ही बेहतर होगा। मुझे आशा है कि मैंने सही निर्णय लिया है। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया है और चाबी अपनी कलाई से बांध ली है। शायद अब मेरी नींद में कोई बाधा नहीं आएगी। लूसी गहरी नींद में सो रही है। समुद्र के ऊपर दूर तक भोर की हल्की रोशनी फैल चुकी है। उसी दिन दोपहर सब कुछ ठीक चल रहा है। लूसी तब तक सोती रही जब तक मैंने उसे नहीं जगाया। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर उसने करवट तक नहीं बदली हो। रात की घटना का उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। इसके विपरीत शायद उससे उसे कुछ लाभ ही हुआ है, क्योंकि आज सुबह वो पिछले कई सप्ताहों की तुलना में कहीं अधिक स्वस्थ दिखाई दे रही है। हाँ, मुझे अपनी सेफ्टी पिन वाली लापरवाही पर बहुत दुख हुआ। उससे उसे चोट लग गई थी। वास्तव में चोट गंभीर भी हो सकती थी, क्योंकि उसके गले की त्वचा पिन से छेद गई थी। मुझे लगता है कि मैंने गलती से उसकी थोड़ी सी ढीली त्वचा को पिन के साथ दबाकर उसमें छेद कर दिया था। वहां पिन की चुभन जैसे दो छोटे छोटे लाल निशान थे और उसकी रात की पोशाक के कॉलर पर खून की एक बूंद भी लगी हुई थी। जब मैंने उससे माफी मांगी और अपनी चिंता व्यक्त की तो वो हंस पड़ी और प्यार से मुझे दुलारते हुए बोली कि उसे तो इसका एहसास भी नहीं हुआ था। सौभाग्य से घाव इतना छोटा है कि उससे कोई निशान नहीं रहेगा। उसी दिन रात आज हमने बहुत खुशहाल दिन बिताया। आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। हम अपना दोपहर का भोजन लेकर मुलग्रेव वुड्स गए। श्रीमती वेस्टनरा सड़क के रास्ते गाड़ी से गई, जबकि लूसी और मैं चट्टानों के किनारे बने रास्ते से पैदल चलकर गई और प्रवेश द्वार पर उनसे जा मिली। मैं खुद थोड़ी उदास थी, क्योंकि मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं सकी कि अगर जोनाथन मेरे साथ होता तो ये दिन कितना अधिक सुखद होता। लेकिन खैर, मुझे बस धैर्य रखना होगा। शाम को हम कैसीनो टेरेस पर टहलने गए। वहां हमने स्पोहर और मैकेंजी का अच्छा संगीत सुना और फिर जल्दी सोने चले गए। लूसी पिछले कुछ समय की तुलना में आज अधिक शांत और आराम में दिखाई दे रही थी और बिस्तर पर जाते ही सो गई। मैंने फिर दरवाजा बंद करके
चाबी अपने पास सुरक्षित रख ली है, ठीक पहले की तरह। हालांकि मुझे आज रात किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है। 12 अगस्त। मेरी उम्मीद गलत साबित हुई। रात में 2 बार मेरी नींद इस वजह से खुली कि लूसी बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो नींद में भी दरवाजा बंद देखकर थोड़ी बेचैन हो गई थी। कुछ देर तक उसने जैसे विरोध किया, फिर वापस बिस्तर पर जाकर लेट गई। सुबह होते ही मेरी आंख खुल गई और मैंने खिड़की के बाहर पक्षियों की चहचहा सुनी। लूसी भी जाग गई। उसे देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि वो पिछली सुबह से भी अधिक स्वस्थ लग रही थी। उसका पुराना प्रसन्न और चंचल स्वभाव जैसे पूरी तरह वापस लौट आया था। वो मेरे पास आकर मुझसे सटकर बैठ गई और मुझे आर्थर के बारे में सब कुछ बताने लगी। मैंने भी उसे बताया कि मुझे जोनाथन की कितनी चिंता हो रही है। तब उसने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की, और सच कहूं तो वो कुछ हद तक सफल भी हुई। सहानुभूति भले ही परिस्थितियों को बदल नहीं सकती, लेकिन वो उन्हें सहना अवश्य आसान बना देती है। 13 अगस्त। आज भी एक शांत दिन रहा। रात को पहले की तरह मैंने दरवाजे की चाबी अपनी कलाई से बांध ली, लेकिन रात में मेरी आंख फिर खुल गई। मैंने देखा कि लूसी बिस्तर पर बैठी हुई थी। वो अभी भी सो रही थी और अपनी उंगली से खिड़की की ओर इशारा कर रही थी। मैं चुपचाप उठी और खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाया। बाहर चांदनी की अद्भुत चमक थी। समुद्र और आकाश पर फैली उस कोमल चांदनी का प्रभाव इतना सुंदर था कि शब्दों में उसका वर्णन करना कठिन है। समुद्र और आकाश मानो एक ही विशाल, शांत और रहस्यमय दृश्य में विलीन हो गए थे। तभी मेरे और चांदनी के बीच एक बहुत बड़ा चमगादड़ उड़ता हुआ दिखाई दिया। वो बड़े बड़े गोल चक्कर लगाते हुए कभी इधर आता, कभी उधर चला जाता। 1-2 बार वो मेरे बहुत करीब से गुजरा। शायद मुझे देखकर डर गया था, क्योंकि इसके बाद वो बंदरगाह के पार एबी की ओर उड़ गया। जब मैं खिड़की से वापस मुड़ी तो लूसी फिर से बिस्तर पर लेट चुकी थी और शांतिपूर्वक सो रही थी। पूरी रात उसने फिर कोई हलचल नहीं की। 14 अगस्त। आज पूरा दिन ईस्ट क्लिफ पर पढ़ते और लिखते हुए बिताया। लूसी को भी अब ये जगह उतनी ही पसंद आने लगी है जितनी मुझे। जब दोपहर का भोजन, चाय या रात का खाना खाने के लिए घर लौटने का समय होता है तो उसे वहां से हटाना मुश्किल हो जाता है। आज दोपहर उसने एक अजीब सी बात कही। हम रात का खाना खाने के लिए घर लौट रहे थे। वेस्ट पियर से ऊपर आने वाली सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचकर हम हमेशा की तरह रुक गए और सामने के दृश्य को देखने लगे। सूरज धीरे धीरे आकाश में नीचे उतर रहा था और ठीक उसी समय कैटलनेस के पीछे डूबने वाला था। सूरज की लाल रोशनी ईस्ट क्लिफ और पुराने एबी पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने हर चीज को एक सुंदर गुलाबी चमक में नहला दिया हो। हम कुछ देर तक चुप खड़े रहे। अचानक लूसी ने ऐसे बुदबुदाया जैसे वो खुद से बात कर रही हो। उसकी लाल आंखें फिर से बिल्कुल वैसी ही है। उसका ये वाक्य इतना अचानक और बिना किसी संदर्भ के था कि मैं चौंक गई। मैंने थोड़ा घूमकर उसकी ओर देखा ताकि मैं उसे अच्छी तरह देख सकूं, लेकिन ऐसा न लगे कि मैं उसे घूर रही हूं। वो आधी नींद जैसी अवस्था में थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और उसकी दृष्टि का अनुसरण किया। वो हमारी अपनी पसंदीदा सीट की ओर देख रही थी। वहां एक काली आकृति अकेली बैठी हुई थी। मैं भी थोड़ा चौंक गई, क्योंकि एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे उस अजनबी की आंखें जलती हुई आग की तरह बड़ी और लाल थी। लेकिन दूसरी बार देखने पर वो भ्रम दूर हो गया। हमारी सीट के पीछे सेंट मैरी चर्च की खिड़कियों पर लाल सूरज की रोशनी पड़ रही थी। जैसे जैसे सूरज नीचे जा रहा था, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन में इतना बदलाव आया कि ऐसा लग रहा था जैसे वो लाल रोशनी स्वयं हिल रही हो। मैंने लूसी का ध्यान उस अजीब प्रकाश के प्रभाव की ओर दिलाया। वो अचानक जैसे अपनी चेतना में वापस आ गई, लेकिन फिर भी वो उदास लग रही थी। शायद वो उस भयानक रात के बारे में सोच रही थी। हमने उस घटना के बारे में कभी बात नहीं की थी, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा और हम घर लौटकर रात का खाना खाने चले गए। लूसी के सिर में दर्द था, इसलिए वो जल्दी सोने चली गई। मैंने उसे सोते हुए देखा और फिर स्वयं थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर निकल गई। मैं पश्चिम की ओर चट्टानों के किनारे किनारे चलती रही। मेरे मन में एक मीठी उदासी भरी हुई थी, क्योंकि मैं जोनाथन के बारे में सोच रही थी। जब मैं घर लौट रही थी तब चारों ओर चमकदार चांदनी फैली हुई थी। चांदनी इतनी तेज थी कि हमारे घरों वाले क्रेसेंट का सामने वाला हिस्सा छाया में होने के बावजूद सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने ऊपर हमारी खिड़की की ओर देखा। लूसी का सिर खिड़की से बाहर झुका हुआ था। मैंने अपना रुमाल निकाला और उसकी ओर हिलाया,
लेकिन उसने न तो मुझे देखा और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। उसी समय चांदनी इमारत के एक कोने को पार करके आगे बढ़ी और उसकी रोशनी सीधे खिड़की पर पड़ने लगी। तब मैंने साफ देखा, लूसी खिड़की की चौखट के किनारे अपना सिर टिकाए हुए थी और उसकी आंखें बंद थी। वो गहरी नींद में थी और उसके पास खिड़की की चौखट पर एक ऐसी चीज बैठी थी जो आकार में किसी बड़े पक्षी जैसी लग रही थी। मुझे डर हुआ कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। मैं तुरंत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, लूसी नींद में ही वापस अपने बिस्तर की ओर जा रही थी। वो गहरी नींद में थी और भारी भारी सांस ले रही थी। उसने अपना हाथ अपने गले पर रखा हुआ था, मानो उसे ठंडी हवा से बचाने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसे जगाया नहीं। मैंने उसे अच्छी तरह गर्म कंबल में लपेट दिया। मैंने ये सुनिश्चित कर लिया है कि दरवाजा बंद है और खिड़की भी अच्छी तरह सुरक्षित है। सोते समय वो कितनी प्यारी लगती है, लेकिन आज वो सामान्य से अधिक पीली दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों के नीचे एक खिंचा हुआ, थका और बीमार सा भाव था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे डर है कि कोई बात उसे भीतर ही भीतर परेशान कर रही है। काश मैं पता लगा पाती कि आखिर वो किस बात को लेकर चिंतित है। 15 अगस्त। आज मैं सामान्य से देर से उठी। लूसी सुस्त और थकी हुई लग रही थी और हमें जगाए जाने के बाद भी सोती रही। नाश्ते के समय हमें एक सुखद आश्चर्य मिला। आर्थर के पिता की तबीयत अब बेहतर हो रही थी और वे चाहते थे कि विवाह जल्द से जल्द हो जाए। लूसी के मन में शांत आनंद भर गया था। उसकी मां एक साथ खुश भी थी और दुखी भी। बाद में उन्होंने मुझे इसका कारण बताया। उन्हें दुख था कि लूसी अब केवल उनकी अपनी बेटी बनकर उनके पास नहीं रहेगी, लेकिन साथ ही उन्हें खुशी थी कि जल्द ही लूसी की रक्षा और देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति उसके जीवन में होगा। बेचारी प्यारी महिला। उन्होंने मुझे एक भयानक रहस्य बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें अपनी मृत्यु की तारीख का पता चल चुका है। उन्होंने ये बात लूसी को नहीं बताई थी और मुझसे भी इसे गुप्त रखने का वचन लिया। डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि अधिक से अधिक कुछ महीनों के भीतर उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उनका हृदय लगातार कमजोर होता जा रहा था। किसी भी समय, यहां तक कि अभी भी, अगर उन्हें अचानक कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचता तो उनकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। अब मुझे लगता है कि लूसी के उस भयानक रात में नींद में चलने की घटना को उनसे छिपाकर हमने बिल्कुल सही किया था। 17 अगस्त। पूरे 2 दिनों से मैंने डायरी नहीं लिखी। मेरा मन ही नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे हमारी खुशियों पर कोई धुंधली सी काली छाया उतरती जा रही है। जोनाथन की ओर से अब तक कोई समाचार नहीं आया है। लूसी भी लगातार कमजोर होती जा रही है, जबकि उसकी मां के जीवन के अंतिम दिन तेजी से निकट आते जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही कि लूसी इस तरह क्यों मुरझाती जा रही है। वो ठीक से खाना खाती है, ठीक से सोती है, ताजी हवा का भी आनंद लेती है। फिर भी हर दिन उसके गालों की गुलाबी रंगत कम होती जा रही है और वो लगातार कमजोर तथा सुस्त होती जा रही है। रात में मैं उसे हवा के लिए हाफते हुए सुनती हूं। मैं रात में हमेशा हमारे कमरे की चाबी अपनी कलाई से बांध कर रखती हूं। फिर भी वो उठकर कमरे में इधर उधर घूमती है और खुली खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है। पिछली रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे खिड़की से बाहर झुका हुआ पाया। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जागी ही नहीं। वो बेहोश थी। जब किसी तरह मैंने उसे होश में लाया तो उसका शरीर बिल्कुल निर्जीव और बेहद कमजोर लग रहा था। वो लंबे और दर्दनाक सांस लेने के प्रयासों के बीच चुपचाप रो रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि वो खिड़की के पास कैसे पहुंची, तो उसने बस अपना सिर हिला दिया और दूसरी ओर मुंह फेर लिया। मुझे उम्मीद है कि उसकी ये कमजोरी उस दुर्भाग्यपूर्ण सेफ्टी पिन की चुभन के कारण नहीं है। अभी कुछ देर पहले जब वो सो रही थी, तब मैंने उसके गले को ध्यान से देखा। वे छोटे से घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। वे अब भी खुले हुए हैं और अगर कुछ कहूं तो पहले से थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। उनके किनारे हल्के सफेद पड़ गए हैं। वे छोटे छोटे सफेद बिंदुओं जैसे हैं, जिनके बीच में लाल रंग है। अगर 1-2 दिनों के भीतर वे ठीक नहीं हुए तो मैं जरूर डॉक्टर को उन्हें दिखाने पर जोर दूंगी। पत्र, सैमुअल एफ. बिलिंगटन एंड सन, वकील, विडबी से, मेसर्स कार्टर, पैटरसन एंड कंपनी, लंदन के नाम। 17 अगस्त। प्रिय महोदयगण, इसके साथ ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे द्वारा भेजे जाने वाले सामान का बिल संलग्न है। सामान किंग्स क्रॉस के मालगोदाम में पहुंचते ही तुरंत कारफैक्स परफ्लीट के पास पहुंचाया जाना है। वर्तमान में वह मकान खाली है, लेकिन इसके साथ चाबियां भेजी जा रही हैं और उनमें से प्रत्येक पर पहचान के लिए निशान लगा हुआ है। आपसे अनुरोध है कि इस खेप में शामिल कुल 50 बक्सों को मकान के उस आंशिक रूप से खंडहर हो चुके भवन में रखवा दें,
जिसे साथ भेजे गए मोटे नक्शों में के निशान से दिखाया गया है। आपका एजेंट उस स्थान को आसानी से पहचान लेगा, क्योंकि वो मकान का प्राचीन चैपल है। सामान आज रात 9 बजे ट्रेन से रवाना होगा और कल दोपहर 4 बजे किंग्स क्रॉस पहुंचने की उम्मीद है। हमारे मुवक्किल की इच्छा है कि सामान जितनी जल्दी संभव हो पहुंचा दिया जाए, इसलिए हम आपके आभारी होंगे यदि आप बताए गए समय पर किंग्स क्रॉस में सामान ढोने के लिए गाड़ियां तैयार रखें और बिना किसी विलंब के सामान को उसके गंतव्य तक पहुंचा दें। आपके विभाग में भुगतान संबंधी किसी नियमित प्रक्रिया के कारण होने वाली संभावित देरी को रोकने के लिए हम इसके साथ 10 पाउंड का चेक भेज रहे हैं। कृपया इसकी प्राप्ति की पुष्टि करें। यदि कुल खर्च इससे कम हुआ तो शेष राशि हमें वापस भेज दें। यदि खर्च इससे अधिक हुआ तो हमें सूचित करते ही हम अतिरिक्त राशि का चेक भेज देंगे। मकान से वापस लौटते समय चाबियां मुख्य हॉल में रखी एक जगह पर छोड़ दें, ताकि मकान का मालिक अपनी दूसरी चाबी से घर में प्रवेश करने के बाद उन्हें वहां से प्राप्त कर सके। कृपया ये न समझें कि हम व्यापारिक शिष्टाचार की सीमा से आगे बढ़ रहे हैं। हम केवल इसलिए बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस काम को अत्यंत शीघ्रता से पूरा किया जाए। आपके विश्वासी सैमुअल एफ बिलिंगटन एंड सन। पत्र मेसर्स कार्टर पैटरसन एंड कंपनी, लंदन से मेसर्स बिलिंगटन एंड सन, विडबी के नाम। 21 अगस्त। प्रिय महोदयगण, हम 10 पाउंड प्राप्त होने की पुष्टि करते हैं और इसके साथ 1 पाउंड 17 शिलिंग और 9 पेंस वापस भेज रहे हैं, जो संलग्न भुगतान की रसीद के अनुसार बची हुई अतिरिक्त राशि है। आपके निर्देशों के बिल्कुल अनुसार सामान पहुंचा दिया गया है और चाबियों को निर्देशानुसार मुख्य हॉल में एक पैकेट के भीतर छोड़ दिया गया है। आपके विश्वासी कार्टर पैटरसन एंड कंपनी की ओर से। मीना मरे की डायरी 18 अगस्त। आज मैं बहुत खुश हूं। मैं इस समय चर्च के कब्रिस्तान में उसी सीट पर बैठकर लिख रही हूं। लूसी अब बहुत बेहतर है। पिछली रात वो पूरी रात अच्छी तरह सोई और उसने मुझे एक बार भी परेशान नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे उसके गालों की गुलाबी रंगत भी वापस लौट रही है, हालांकि वो अभी भी बहुत पीली और कमजोर दिखाई देती है। अगर वो किसी प्रकार की रक्तहीनता से पीड़ित होती तो मैं उसकी हालत को समझ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्रसन्न चित्त है, जीवन और उत्साह से भरी हुई है। उसका वो अजीब और असामान्य चुपापन भी जैसे पूरी तरह समाप्त हो गया है। आज उसने मुझे स्वयं उस रात की याद दिलाई, मानो मुझे याद दिलाने की कोई आवश्यकता हो। उसे अच्छी तरह पता था कि उसी रात मैंने उसे इसी जगह, इसी सीट पर सोते हुए पाया था। ये बताते हुए उसने अपने जूते की एड़ी से पत्थर की पटिया पर हल्के हल्के मजाकिया अंदाज में चोट की और कहा, उस समय मेरे बेचारे छोटे छोटे पैरों ने तो बिल्कुल भी आवाज नहीं की थी। मुझे लगता है कि बेचारे बूढ़े मिस्टर स्वेल्स मुझे जरूर बताते कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं जॉर्जी को जगाना नहीं चाहती थी। चूंकि आज वो इतनी खुलकर बातें कर रही थी, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या उस रात उसने कोई सपना देखा था। उत्तर देने से पहले उसके माथे पर वही प्यारा सा सिकुड़न वाला भाव आ गया, जिसे आर्थर, मैं उसे उसकी आदत के कारण आर्थर ही कहती हूं, बहुत पसंद करता है। और सच कहूं तो मुझे आश्चर्य नहीं होता कि वो इसे क्यों पसंद करता है। फिर वो कुछ इस तरह आधे सपने में बोलने लगी, जैसे अपने मन में उस रात की यादों को फिर से खोज रही हो। मैंने ठीक ठीक सपना नहीं देखा था, लेकिन सब कुछ सच जैसा लग रहा था। मैं बस इसी जगह आना चाहती थी। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं किसी चीज से डरी हुई थी, लेकिन किस चीज से ये मुझे नहीं पता। मुझे याद है, हालांकि शायद मैं उस समय सो रही थी, कि मैं गलियों से होकर और पुल पार करके यहां आई थी। जब मैं वहां से गुजर रही थी तो एक मछली पानी से उछली। मैं उसे देखने के लिए झुक गई और मैंने बहुत सारे कुत्तों के रोने की आवाज सुनी। पूरा शहर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें मौजूद हर कुत्ता एक साथ हुआ कर रहा हो। जब मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी तब भी चारों ओर कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी। फिर मुझे धुंधली सी याद है कि मैंने कुछ लंबी और काली चीज देखी थी, जिसकी आंखें लाल थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमने सूर्यास्त के समय देखी थी। और उसी समय मेरे चारों ओर कुछ बहुत मीठा और कुछ बहुत कड़वा, दोनों एक साथ महसूस हो रहा था। फिर ऐसा लगा जैसे मैं गहरे हरे पानी में डूबती जा रही हूं। मेरे कानों में एक गाना सा बज रहा था, जैसा मैंने सुना है कि डूबते हुए लोगों को सुनाई देता है। फिर ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास की हर चीज मुझसे दूर होती जा रही है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलकर हवा में तैरने लगी हो। मुझे याद आता है कि एक बार वेस्ट लाइट हाउस ठीक मेरे नीचे था। फिर अचानक मुझे ऐसा भयानक और पीड़ादायक एहसास हुआ
मानो मैं किसी भूकंप के बीच हूं। और फिर मैं वापस आई। जब मेरी चेतना लौटी तो तुम मेरे शरीर को हिला रही थी। मैंने तुम्हें अपने शरीर को हिलाते हुए देखा था, उससे पहले कि मुझे तुम्हारा स्पर्श महसूस हुआ। ये कहते कहते वो हंसने लगी। मुझे ये सब कुछ थोड़ा अजीब और भयावह लगा। मैं उसकी बात सुनते हुए सांस तक रोककर बैठी थी। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि उसका ध्यान इस विषय पर अधिक देर तक न रहने दिया जाए। इसलिए हम किसी दूसरे विषय पर बात करने लगे और लूसी फिर से अपने पुराने स्वभाव में लौट आई। जब हम घर पहुंचे तो ताजी हवा ने उसे और भी स्वस्थ कर दिया था। उसके पीले गालों में सचमुच पहले से अधिक गुलाबी रंग लौट आया था। उसकी मां ने उसे देखकर बहुत खुशी जताई। हम सबने मिलकर एक बहुत सुखद शाम बिताई। 19 अगस्त। खुशी, खुशी, खुशी। हालांकि पूरी तरह खुशी ही नहीं है। आखिरकार जोनाथन का समाचार मिल गया। मेरे प्यारे जोनाथन बीमार थे, इसीलिए वे मुझे पत्र नहीं लिख पाए। अब जब मुझे सच्चाई पता चल गई है तो मैं ये सोचने या कहने से भी नहीं डरती। श्री हॉकिंस ने मुझे वो पत्र भेजा है और उन्होंने स्वयं भी मुझे बहुत दयालुता से लिखा है। मुझे सुबह ही निकलना है और जोनाथन के पास जाना है। यदि आवश्यकता हुई तो मैं उनकी देखभाल करूंगी और फिर उन्हें अपने साथ घर लेकर आऊंगी। श्री हॉकिंस ने लिखा है कि अगर हम वही विवाह कर लें तो शायद ये बुरा विचार नहीं होगा। मैं उस अच्छी बहन के पत्र को पढ़कर इतनी रोई हूं कि वो पत्र जहां मेरे हृदय के पास रखा है वहां उसकी नमी अब भी महसूस हो रही है। उसमें जोनाथन के बारे में लिखा है और वो मेरे हृदय के पास ही होना चाहिए, क्योंकि जोनाथन मेरे हृदय में है। मेरी यात्रा की पूरी योजना बन चुकी है और मेरा सामान तैयार है। मैं केवल कपड़ों का एक अतिरिक्त जोड़ा अपने साथ ले जा रही हूं। लूसी मेरा बड़ा संदूक लंदन ले जाएगी और उसे वही रखेगी जब तक मैं उसे मंगवाऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि मुझे अब और नहीं लिखना चाहिए। जो कुछ कहना है वो मैं जोनाथन से कहूंगी, अपने पति से। उसने जो पत्र देखा और छुआ है वही पत्र हमारी मुलाकात तक मुझे सांत्वना देता रहेगा। पत्र सिस्टर अगाथा, सेंट जोसेफ एंड सेंट मैरी अस्पताल, बुडापेस्ट से, मिस विलहेल्मिना मरे के नाम। 12 अगस्त। प्रिय महोदया, मैं ये पत्र श्री जोनाथन हार्कर के कहने पर लिख रही हूं। वे स्वयं अभी इतने स्वस्थ नहीं है कि आपको पत्र लिख सकें। हालांकि ईश्वर, सेंट जोसेफ और सेंट मैरी की कृपा से उनकी हालत लगातार बेहतर हो रही है। वे लगभग 6 सप्ताह से हमारी देखभाल में हैं। वे भयंकर मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित थे। उन्होंने मुझसे आपको अपना प्रेम और शुभकामनाएं पहुंचाने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस डाक के माध्यम से मैं उनकी ओर से श्री पीटर हॉकिंस एक्सेटर को लिख दूं कि उन्हें अपनी देरी के लिए खेद है और उनका सारा काम पूरा हो चुका है। उन्हें हमारे पहाड़ी क्षेत्र में स्थित इस स्वास्थ्य गृह में अभी कुछ सप्ताह आराम करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद वे घर लौट आएंगे। उन्होंने मुझे ये भी बताने को कहा है कि इस समय उनके पास पर्याप्त धन नहीं है और वे यहां अपने रहने का खर्च स्वयं देना चाहते हैं, ताकि जिन अन्य लोगों को सहायता की आवश्यकता है उन्हें किसी कमी का सामना न करना पड़े। आपकी सहानुभूति और मंगल कामनाओं सहित, सिस्टर अगाथा, परिशिष्ट। मेरा रोगी अभी सो रहा है, इसलिए मैं ये पत्र खोलकर आपको कुछ और बातें बता रही हूं। उसने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया है। उसने ये भी बताया है कि आप शीघ्र ही उसकी पत्नी बनने वाली है। आप दोनों को मेरी ओर से ढेरों आशीर्वाद। उसे किसी भयानक सदमे का सामना करना पड़ा है, ऐसा हमारे डॉक्टर कहते हैं। उसके उन्माद और तेज बुखार की अवस्था में वो भयानक बातें करता रहा। वो भेड़ियों, जहर और खून के बारे में चिल्लाता था, भूतों और राक्षसों के बारे में भी, और ऐसी कुछ अन्य बातों के बारे में भी जिनका उल्लेख करने से मुझे डर लगता है। इसलिए आपको हमेशा उसका ध्यान रखना होगा, ताकि लंबे समय तक ऐसी कोई बात उसके सामने न आए जो उसके मन को फिर से उत्तेजित कर दे। उस जैसी गंभीर बीमारी के निशान इतनी आसानी से समाप्त नहीं होते। हमें आपको बहुत पहले ही लिख देना चाहिए था, लेकिन हमें उसके मित्रों के बारे में कुछ पता नहीं था। उसके पास ऐसी कोई वस्तु भी नहीं थी जिससे हम उसके बारे में कुछ समझ पाते। वो क्लॉजेनबर्ग से आने वाली ट्रेन में पहुंचा था। वहां स्टेशन मास्टर ने ट्रेन के गार्ड को बताया था कि वो अचानक स्टेशन में दौड़ता हुआ आया और चिल्लाकर घर जाने का टिकट मांगने लगा। उसके व्यवहार से साफ लग रहा था कि वो अंग्रेज है, इसलिए उसे उस दिशा में ट्रेन के जितने दूर तक जाने की अनुमति थी वहां तक का टिकट दे दिया गया। आप निश्चिंत रहें कि उसकी पूरी देखभाल की जा रही है। उसने अपनी मधुरता और विनम्रता से यहां सभी का दिल जीत लिया है। वो वास्तव में बहुत तेजी से स्वस्थ हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही सप्ताहों में वो पूरी तरह अपने पुराने स्वभाव में लौट आएगा।
लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए आपको सावधान रहना होगा। ईश्वर, सेंट जोसेफ और सेंट मैरी की कृपा से मुझे विश्वास है कि आपके और उनके सामने अभी बहुत बहुत सुखद वर्ष है। डॉक्टर सीवर्ड की डायरी, 19 अगस्त। पिछली रात रेनफील्ड के व्यवहार में एक अजीब और अचानक बदलाव आया। लगभग 8 बजे वो उत्तेजित होने लगा और किसी कुत्ते की तरह इधर उधर सूंघने लगा, जैसे कोई शिकारी कुत्ता शिकार की गंध पाकर करता है। उसकी देखभाल करने वाला परिचारक उसके इस व्यवहार से चौंक गया। वो मेरे रेनफील्ड में विशेष रुचि के बारे में जानता था, इसलिए उसने उसे बातचीत के लिए उकसाने की कोशिश की। आमतौर पर रेनफील्ड परिचारक के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करता है और कभी कभी तो उसके सामने अत्यंत विनम्र भी रहता है, लेकिन आज रात उस व्यक्ति के अनुसार उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। वो बेहद अहंकारी हो गया था। उसने परिचारक से बात करने तक को अपनी शान के खिलाफ समझा। वो केवल इतना कहता रहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, अब तुम्हारी कोई गिनती नहीं है, मालिक आने वाला है। परिचारक का मानना है कि उस पर अचानक किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद हावी हो गया है। अगर ऐसा है तो हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जो एक साथ हत्या करने की प्रवृत्ति और धार्मिक उन्माद से ग्रस्त हो, अत्यंत खतरनाक हो सकता है। ये दोनों चीजों का संयोजन भयानक है। रात 9 बजे मैं स्वयं उसे देखने गया। मेरे प्रति भी उसका व्यवहार वही था जो परिचारक के प्रति था। अपने भीतर की उस अत्यधिक आत्महत्या में उसे मेरे और परिचारक के बीच कोई अंतर दिखाई ही नहीं दे रहा था। यह धार्मिक उन्माद जैसा ही लगता है। जल्द ही शायद उसे लगने लगेगा कि वो स्वयं ईश्वर है। मनुष्य और मनुष्य के बीच के ये छोटे छोटे अंतर किसी सर्वशक्तिमान सत्ता के लिए कितने तुच्छ होंगे। ये पागल लोग स्वयं को किस तरह प्रकट कर देते हैं। सच्चा ईश्वर तो एक छोटी सी गौरैया के गिरने तक का ध्यान रखता है, लेकिन मनुष्य के अहंकार से बनाया गया ईश्वर गरुड़ और गौरैया के बीच भी कोई अंतर नहीं देखता। काश मनुष्य ये बात समझ पाते। लगभग आधे घंटे तक रेनफील्ड लगातार और अधिक उत्तेजित होता गया। मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं उस पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा था। अचानक उसकी आंखों में वही अस्थिर और चालाक सी दृष्टि दिखाई दी जिसे हम तब देखते हैं जब किसी पागल व्यक्ति के मन में कोई विचार पूरी तरह जड़ पकड़ लेता है। उसके साथ ही उसके सिर और पीठ में भी वो अजीब सी बेचैन हरकत शुरू हो गई, जिसे मानसिक रोगियों के परिचारक बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। फिर वो अचानक बिल्कुल शांत हो गया। वो धीरे धीरे अपने बिस्तर के किनारे जाकर बैठ गया और मानो सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। उसकी आंखें शून्य में टिकी थी और उनमें कोई चमक नहीं थी। मैं ये जानना चाहता था कि उसकी उदासीनता वास्तविक थी या केवल दिखावा। इसलिए मैंने उसे उसके पालतू जीवों के बारे में बात करने के लिए उकसाने की कोशिश की। ये ऐसा विषय था जो अब तक हमेशा उसका ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा था। शुरुआत में उसने कोई उत्तर नहीं दिया। आखिरकार उसने चिढ़कर कहा, उन सबको भाड़ में जाने दो, मुझे उनकी जरा भी परवाह नहीं है। मैंने कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अब तुम्हें मकड़ियों की भी परवाह नहीं? इस समय मकड़िया ही उसका सबसे बड़ा शौक है और उसकी नोटबुक छोटी छोटी संख्याओं के कॉलम से भरती जा रही है। उसने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया। दुल्हन की दासियां उस दुल्हन के आने की प्रतीक्षा में अपनी आंखों को आनंद देती है, लेकिन जब दुल्हन निकट आती है तब उन दासियों की चमक उन आंखों को दिखाई नहीं देती जो दुल्हन से भर चुकी है। उसने अपनी बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैं उसके साथ जितनी देर रहा वो उसी तरह जिद्दी होकर अपने बिस्तर पर बैठा रहा। आज रात मैं बहुत थका हुआ हूं और मेरा मन भी उदास है। मैं लूसी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा। सोचता हूं, अगर परिस्थितियां कुछ अलग होती तो सब कुछ कितना अलग हो सकता था। अगर मैं अभी तुरंत नहीं सोया तो मेरे पास क्लोरल है, आधुनिक युग का मॉर्फियस, लेकिन मुझे सावधान रहना चाहिए कि इसकी आदत न पड़ जाए। नहीं, आज रात मैं इसे नहीं लूंगा। मैंने लूसी के बारे में सोचा है और मैं उसकी स्मृति को इन दोनों चीजों को मिलाकर अपवित्र नहीं करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो आज की रात मैं बिना सोए ही गुजार दूंगा। कुछ देर बाद मुझे खुशी है कि मैंने वो निर्णय लिया, और उससे भी अधिक खुशी है कि मैंने उस निर्णय पर अमल किया। मैं काफी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। मैंने घड़ी की घंटी केवल 2 बार सुनी थी कि तभी रात का पहरेदार मेरे पास आया। उसे वार्ड से भेजा गया था। उसने बताया कि रेनफील्ड भाग गया है। मैंने तुरंत कपड़े पहने और नीचे भागा। मेरा मरीज इतना खतरनाक व्यक्ति है कि उसे इस तरह खुले में घूमने नहीं दिया जा सकता। उसके ये विचित्र विचार किसी अनजान व्यक्ति के साथ खतरनाक रूप ले सकते हैं। परिचारक मेरा इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि 10 मिनट पहले तक
उसने रेनफील्ड को उसके बिस्तर पर सोया हुआ देखा था। उसने दरवाजे में बने निगरानी वाले छोटे छेद से उसे देखा था। तभी उसका ध्यान खिड़की से आने वाली एक अजीब आवाज की ओर गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खिड़की को जोर लगाकर उखाड़ दिया हो। वो तुरंत पीछे दौड़ा और उसने रेनफील्ड के पैरों को खिड़की से बाहर जाते हुए देखा। इसके बाद उसने तुरंत मुझे बुलाने के लिए आदमी भेजा। रेनफील्ड केवल रात के कपड़ों में था, इसलिए वो बहुत दूर नहीं गया होगा। परिचारक का विचार था कि उसके पीछे भागने के बजाय ये देखना अधिक उपयोगी होगा कि वो किस दिशा में जाता है, क्योंकि अगर वो इमारत से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर जाता तो पीछा करते हुए हम उसे अपनी आंखों से खो सकते थे। वो बहुत भारी शरीर वाला आदमी है और खिड़की से बाहर नहीं निकल सकता था। मैं दुबला हूं, इसलिए उसकी सहायता से मैं खिड़की से बाहर निकल गया। मुझे पहले पैरों की ओर से बाहर निकलना पड़ा और चूंकि खिड़की जमीन से केवल कुछ ही फीट ऊपर थी, इसलिए मैं सुरक्षित नीचे उतर गया। परिचारक ने मुझे बताया कि मरीज बाई ओर गया था और फिर सीधी दिशा में आगे बढ़ा। मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ पड़ा। पेड़ों की पट्टी पार करते ही मैंने एक सफेद आकृति को उस ऊंची दीवार पर चढ़ते हुए देखा, जो हमारी जमीन को उस सुनसान मकान की जमीन से अलग करती थी। मैं तुरंत वापस भागा। मैंने पहरेदार से कहा कि वो तुरंत 3 या 4 आदमियों को लेकर मेरे पीछे आए और कारफैक्स की जमीन में प्रवेश करें। अगर हमारा ये मित्र खतरनाक हो जाए तो हमें उसकी आवश्यकता पड़ सकती थी। मैं स्वयं एक सीढ़ी लेकर आया। दीवार पार करके मैं दूसरी ओर उतर गया। मैं रेनफील्ड की आकृति को मकान के एक कोने के पीछे गायब होते देख सकता था, इसलिए मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा। मकान की दूसरी ओर पहुंचने पर मैंने उसे पुराने लोहे से जड़े हुए मजबूत ओक के दरवाजे के बिल्कुल पास चिपका हुआ पाया। यह वही चैपल का दरवाजा था। वो किसी से बात कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके सामने कोई मौजूद है, लेकिन मैं उसके इतने करीब जाने से डर रहा था कि उसकी बात सुन सकूं। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे देखकर डर न जाए और फिर भाग न निकले। भागते हुए मधुमक्खियों के झुंड का पीछा करना भी उस नंगे पागल का पीछा करने की तुलना में आसान होगा, जब उसके मन में भाग निकलने का जुनून सवार हो। कुछ मिनटों बाद मुझे लगा कि उसे अपने आसपास की किसी चीज का ध्यान ही नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे उसके और करीब जाने लगा। अब मेरे आदमी भी दीवार पार करके अंदर आ चुके थे और धीरे धीरे उसे चारों ओर से घेर रहे थे। तभी मैंने उसे कहते हुए सुना, मैं यहां आपकी आज्ञा पूरी करने के लिए आया हूं। मालिक, मैं आपका गुलाम हूं और आप मुझे इसका पुरस्कार देंगे, क्योंकि मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा। मैंने लंबे समय तक और दूर रहकर आपकी पूजा की है। अब जब आप मेरे इतने करीब हैं, तो मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप मुझे अपने आशीर्वाद बांटते समय भूलेंगे तो नहीं, प्रिय मालिक? वो वैसे भी एक स्वार्थी भिखारी है। जब उसे लगता है कि वो सचमुच किसी दिव्य उपस्थिति के सामने खड़ा है, तब भी उसे रोटी और मछली की चिंता रहती है। उसके पागलपन के ये दोनों रूप मिलकर एक बेहद विचित्र और भयावह संयोजन बनाते हैं। जब हमने उसे चारों ओर से घेर लिया, तो वो बाघ की तरह हम पर टूट पड़ा। उसमें असाधारण शक्ति है। उस समय वो किसी इंसान से अधिक एक जंगली जानवर जैसा लग रहा था। मैंने आज तक किसी पागल व्यक्ति को इतने भयंकर क्रोध में नहीं देखा, और मैं आशा करता हूं कि दोबारा कभी न देखूं। ये सौभाग्य की बात है कि हमें समय रहते उसकी ताकत और उसके खतरे का पता चल गया। अगर उसे इतनी शक्ति और दृढ़ता के साथ खुले में घूमने दिया जाता, तो उसे कैद करने से पहले वो भयानक तबाही मचा सकता था। फिलहाल वो सुरक्षित है। अब तो स्वयं जैक शेपर्ड भी उस कसे हुए स्ट्रेट जैकेट से बाहर नहीं निकल सकता, जिसमें उसे बांध कर रखा गया है। उसे गद्देदार कमरे में दीवार से जंजीरों से बांध दिया गया है। कभी कभी उसकी चीखें इतनी भयानक होती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आने वाली खामोशी उससे भी अधिक भयावह होती है, क्योंकि उसके हर हाव भाव और हर हरकत में हत्या की इच्छा साफ दिखाई देती है। अभी कुछ देर पहले उसने पहली बार स्पष्ट शब्दों में बात की। उसने कहा, मैं धैर्य रखूंगा मालिक। वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। इसलिए मैंने उसके संकेत को समझ लिया। मैं भी वापस आ गया। मैं इतना उत्तेजित था कि सो नहीं पा रहा था, लेकिन इस डायरी को लिखने से मेरा मन कुछ शांत हुआ है। अब मुझे लगता है कि आज रात मुझे थोड़ी नींद आ जाएगी।